अभी हम बुलाना चाहेंगे, बासु जी ने आए, हम अपने फौज में कर्नल रहे हैं RM मलिक जी, इनको हम बुलाना चाहेंगे, इनका सम्मान करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये पिछले जंतर मंतर पे इनकी पूरी टीम काम कर रही है। और ये अन्ना के साथ मतलब रहे थे उस टाइम। उस वक्त अरविंद केजरीवाल को इन्होंने जब देखा था तो इन्होंने खुद बोला था भाई ये बहुत होशियार आदमी है, गड़बड़ होगी। और बाकी अन्ना जी का तो ओपन हो गया सब, इन्होंने काफ़ी कुछ, और इन्होंने बहुत अच्छे मतलब अपने तरीके से इन्होंने और इनकी मिसेज है, अभी उनको भी हम बुलाएंगे, तो इन लोगों ने मिलकर बहुत ही बेहतर तरीके से काम किया। हम चाहेंगे कि 2 मिनट इन्होंने एक अपनी फौजी पार्टी बनाई है, जो मतलब बनाना पार्टी नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन किसी ने इनको ऐसे फंसा वो कर दिया कि ये मजबूर हो गया, फिर उन्होंने बनाई। और इनका एक तरीका है अलग ही मतलब काम करने का, जिसमें सिंपल सा है कि भाई पार्टी में कोई जरूरत नहीं है सदस्यों की, हमें सदस्य संसद में उन लोगों को पहुंचाना है जो वहां की जनता चुन करके इनको बताए कि भाई ये व्यक्ति हमारे यहाँ काबिल है, ये 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति काबिल है इस एरिया में, इस MLA पोर्शन में, इस क्षेत्र में, आप वो हमें दीजिए, हम उनको खड़ा देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, शिवनारायण और सोनिका से हमारी शायद 10-12 साल पहले मुलाकात हुई थी। ये जैसे कि कई साथियों ने बताया है कि पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। आधी रात को भी इनको किसी मुसीबत का, किसी का पता लगता है, ये तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। बहुत खुशी की बात है। अब मेरा इनका रिश्ता, मैं छोटी सी आपको एक पिछला मैं आपको बताना चाहूँगा किस्सा। इनका रिश्ता मेरा और भी एक अलग रूप में क्यों मजबूत है। एक तो मैं इस भ्रष्टाचार से और देश की गंदगी से 1975 से बहुत पीड़ित हूँ, जबकि मैं रिटायर होकर के मुझे सेना से 28 साल हो गए हैं। लेकिन 1975 में जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, उस वक्त भी मैंने सेना में रहते हुए एक बहुत बड़ा मूवमेंट किया था, जो कि वहाँ कर नहीं सकते हैं। चलिए वो पीछे की बातों को मैं फिलहाल चाहूँगा भूल जाएं। उसके बाद कई कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं, उनके किस्से में है। दूसरा उनका कहना है कि मैं किसी भी तरह कोर्ट में जाऊँ, ताकि मैं कोर्ट में जाऊँ तो ये लोग मुझे 10-12 साल मुझे खींच लाएंगे, तब तक मेरा भी राम नाम सत्य हो जाएगा और वो बिल्डिंग भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि बिल्डिंग को जिस दिन ओसी मिल जाएगा वो खेल मोरलेस खत्म है। ओसी मिलने के बाद किसी चीज़ को हिलाना बहुत मुश्किल है। एक ओसी है, एक बिल्डिंग को ओसी मिला है मेरे बाजू में, इसका मैं कंप्लेंट कर चुका हूँ, जो BMC के लैंड पे बिल्डिंग बना हुआ है, BMC के लैंड पे बिल्डिंग बना हुआ है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ये संजय गोल्डे साहब ने एक चीज़ बोली थी, मैंने भी उस चीज़ को मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, मुझे इतना अच्छा आता नहीं वो करने को, कैसे करने का ये सीखना चाहिए। ये कोर्ट में जाके इधर जाके उधर कुछ फायदा नहीं है। इधर जो है आप इन्होंने जैसे कहा वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक पब्लिक सर्वेंट जो गुनहगार है उनको डायरेक्टली अटैक करूँ। तो मैंने इनको लीगल नोटिस दिया है, शोकॉज नोटिस दिया है, सब कुछ किया हुआ है, बट अभी तक तो ये लोग तो डरे नहीं। अभी खाली सवाल बाकी ये है, नोटिस का दौर तो खत्म हो चुका है, अभी अगला दौर है कि इसको मैं मुकम्मल करूँ कंप्लेंट में और फिर कोर्ट में जाऊँ, यही है। तो भ्रष्टाचार का मैं खाली आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और गवर्नेंस की जो बात करते हो ना, गवर्नेंस नाम की चीज़ BMC में, तो मैं दुनिया की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करता हूँ सिर्फ। गवर्नेंस नाम की चीज़ कोई है ही नहीं BMC में। इकबाल चहल सिंह से लेके नीचे तक मैं जॉइंट MC विजिलेंस को मिला हूँ, जॉइंट MC लीगल को मिला हूँ। लीगल क्या बोलता है मालूम है? हमारा रोल जब आता है जब आप कोर्ट में जाते हो, अरे लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब गुनाह हो रहा है। तो ठीक है सर, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। उन्होंने कहा सोनावने साहब से मिलो, सोनावने साहब लॉ ऑफिसर है, बड़े प्यार से बात किया मेरे से, और ये तीसरे लॉ ऑफिसर जिनसे मैं मिल रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं जिससे मैंने मिला नहीं हूँ, खाली पेपर नहीं लिखता हूँ। आप लोग शायद खाली मेरा ईमेल देखते हो और मेल लिखते हो, लेकिन मैं सब लोग को मिलता भी हूँ।
कोई और किसी को मेरे कहने पे ये नहीं है, इनकार नहीं है, कोई मुझे झूठा साबित नहीं बोलता है। सबको मैं सामने आता तो बड़ा मतलब सिंपैथी दिखाता है मुझे, बट सब लाचार नजर आते हैं सब। विजिलेंस तो मजाक है, बीएमसी का विजिलेंस का मैंने देखा है कि जो चोर इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर है, जिसका रिटायरमेंट का टाइम अगर आता है उसके 6-8 महीने पहले उसको विजिलेंस में भेज देते हैं, वो वहां से बाहर निकलता है। अभी चित्तौरे साहब बैठे हुए हैं, चित्तौरे साहब, विनोद चित्तौरे से मैं 2014 से वाकिफ हूँ। वो ओबरॉय स्पेक्टर के हमारे हर फ्रॉड में शामिल है। वो डिप्टी चीफ इंजीनियर की तरह, चीफ इंजीनियर डीपी की तरह, चीफ इंजीनियर आरटी की तरह, वापिस चीफ इंजीनियर डीपी की तरह, हर चीज में। और ये सब मैं जितना भी आप लोग को बोल रहा हूँ, मैं इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मैंने पब्लिकली लिखा नहीं है, बताया नहीं है। कोई भी चीज ऐसी नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही लिखा होगा, आपको मैं शायद कम बता रहा हूँ। तो ये है भ्रष्टाचार। अब इस भ्रष्टाचार के लिए सब लोग इनका साथ देंगे तो इनको देख के थोड़ा मुझे भी लगता है कुछ करना चाहिए। अब वो क्या और है मेरे को अभी समझ में नहीं आता, कोई बात कर दूंगा इनसे। जय राम जी की। सर मेरा फोन अभी हम बुलाना चाहेंगे, बासु जी नहीं आए, हम अपने फौज में कर्नल रहे हैं RM मलिक जी, इनको हम बुलाना चाहेंगे, इनका सम्मान करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये पिछले जंतर मंतर पे इनकी पूरी टीम काम कर रही है। और ये अन्ना के साथ मतलब रहे थे उस टाइम। उस वक्त अरविंद केजरीवाल को इन्होंने जब देखा था तो इन्होंने खुद बोला था भाई ये बहुत होशियार आदमी है, गड़बड़ होगी। और बाकी अन्ना जी का तो ओपन हो गया, तो सब इन्होंने काफ़ी कुछ, और इन्होंने बहुत अच्छे मतलब अपने तरीके से इन्होंने और इनकी मिसेज है, अभी उनको भी हम बुलाएंगे, तो इन लोगों ने मिलकर बहुत ही बेहतर तरीके से काम किया। हम चाहेंगे कि 2 मिनट इन्होंने एक अपनी फौजी पार्टी बनाई है, जो मतलब बनाना है, पार्टी नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन किसी ने इनको ऐसे वो कर दिया कि ये मजबूर हो गए, फिर उन्होंने बनाई। और इनका एक तरीका है अलग ही मतलब काम करने का, जिसमें सिंपल सा है कि भाई पार्टी में कोई जरूरत नहीं है सदस्यों की, हमें सदस्य संसद में उन लोगों को पहुंचाना है जो वहां की जनता चुन करके इनको बताए कि भाई ये व्यक्ति हमारे यहाँ काबिल है, ये 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति काबिल है इस एरिया में, इस MLA पोर्शन में, इस क्षेत्र में, आप वो हमें दीजिए, हम उनको खड़ा देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, शिवनारायण और सोनिका से हमारी शायद 10-12 साल पहले मुलाकात हुई थी। ये जैसे कि कई साथियों ने बताया है कि पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। आधी रात को भी इनको किसी मुसीबत का, किसी का पता लगता है, ये तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। बहुत खुशी की बात है। अब मेरा इनका रिश्ता, मैं छोटी सी आपको एक पिछला मैं आपको बताना चाहूँगा किस्सा। इनका रिश्ता मेरा और भी एक अलग रूप में क्यों मजबूत है। एक तो मैं इस भ्रष्टाचार से और इस देश की गंदगी से 1975 से बहुत पीड़ित हूँ, जबकि मैं रिटायर होकर के मुझे सेना से 28 साल हो गए हैं। लेकिन 1975 में जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी, उस वक्त भी मैंने सेना में रहते हुए एक बहुत बड़ा मूवमेंट किया था, जो कि वहाँ कर नहीं सकते हैं। चलिए वो पीछे की बातों को मैं फिलहाल चाहूँगा भूल जाएं। उसके बाद कई सीनियर पॉलिटिशियन से मैं मिला हूँ ड्यूरिंग सर्विस 77 के आसपास में, चौधरी चरण सिंह से, देवीलाल जी से, अटल बिहारी वाजपेयी जी, बहुतों से मिला हूँ मैं। और जैसे ही मैंने इनको कहा कि दीजिए इसको साफ करेंगे, तो चौधरी चरण सिंह का वक्त कहना था, मलिक साहब दिस इज ए वेरी डर्टी गेम, डोंट प्ले। मैंने उनको केवल इतना ही कहा, चौधरी साहब व्हाई आर यू प्लेइंग इट देन, और मैं आ गया उनसे ये कह करके। अब हो सकता है उन्होंने मेरी भलाई के लिए कहा होगा कि भाई हमें मालूम नहीं था ये गंदी चीज है, हम फंस गए हैं, ये बेचारा शरीफ आदमी इसमें ना फंसे, शायद इसलिए कहा होगा, या इसलिए भी कहा होगा जो कि एक सच्चे इंसान से आना चाहिए था, वो मेरा यही था कि बेटे मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये कहने से पहले ही अचानक मुझे अंदर से कुछ एक अलग सी कुछ झंझनाहट सी हुई कि ये अभी 3री क्लास में पढ़ रहा है बच्चा,
इसको भ्रष्टाचार का कैसे मालूम हो गया? तो वो जैसे मुझे एहसास हुआ तो मैंने सोचा ये जवाब अगर दूंगा तो शायद ये समझेगा कि मैं लाचार बाप का बेटा हूँ। क्योंकि देखिए, बच्चे के लिए पेरेंट्स उसकी सारी दुनिया है, उससे बढ़कर उन्हें कुछ नजर नहीं आता। और मैं उसको ये कहूँ तो मैंने तुरंत समझा मैं, और मैंने कहा यस बट यू आर राइट, देयर इज लॉट ऑफ करप्शन, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि हम इसको खत्म करके रहेंगे। ये मैंने उसको उस वक्त जवाब दिया था जब वो तीसरी क्लास में पढ़ता था। और उसके बाद से अब उसका फोटो जब देखता हूँ दीवार पर तो अंदर से लगातार सवाल उठते हैं कि बेटे जिस दिन तुझे वचन दिया उससे 100 गुना ज्यादा बढ़ गया है, और मेरा सर वहां झुक जाता है। इस लड़ाई में हम लोग 28 साल पहले जब मैं रिटायर हुआ तो हमने यही कसम, मुझे सर्विस मिल रही थी उस वक्त, जॉब मिल रही थी गुड़गांव में प्रोडक्शन मैनेजर की 35,000 रुपीज। मैंने कहा केवल जिंदगी में 2 ही जरूरत मैं समझता हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु 2 वक्त की रोटी ठीक ठाक दे देना, घर में जो मेहमान आए उसे भूखा मत जाने देना। इसके अलावा तीसरी मेरी तजुर्बे की बात है, कई साथियों ने बताया है कि आदमी दर्द झेल रहा है, दुख झेल रहा है, लेकिन जब आप उसको साथ आने के लिए कहोगे तो वो नहीं आएगा। हमारे साथ भी वही हुआ है। जब हम बाहर निकले हैं वो नहीं आता है, उल्टा सवाल करते हैं, अरे सर क्यों बुढ़ापा खराब कर रहे हो, इस देश का कुछ होने वाला नहीं है। ये जवाब है। मैं उनको पलट कर यही बोलता हूँ, आप मेरे साथ मत आइए, मुझे तो जाने दो, मुझे इसको हमें जाने दो भाई, हमें उम्मीद है कि हम कुछ करके रहेंगे। क्योंकि दूसरा सवाल उनसे मैं करता हूं कि जो आज आप कह रहे हो इस देश का कुछ होने वाला नहीं है, ये अगर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और ये सब कहते तो शायद अंग्रेज कभी नहीं जाते यहाँ से। उन्होंने नहीं कहा क्योंकि वो अलग मटीरियल था। आज दुर्भाग्य से पिछले 75 साल से जो व्यवस्था है देश में, बहुत ही खतरनाक व्यवस्था है, और देश किस दिशा में जा रहा है मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। मेरी अपनी अंदर की जो सोच है, ये सरकार जब आई थी इसके बाद 2016 में इन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक कराई थी, आप सबको पता होगा। मैंने फेसबुक पर एक आर्टिकल लिखा था, जितने साथी परमानेंट मेरे साथ जुड़े थे, मैंने उसमें ये लिखा था इस इंसान के पास कुछ करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं है, और ये 2019 में जब दोबारा चुनाव होंगे तब भी कुछ ऐसी हरकत कराएगा। ये मैंने 16 में लिखा था। और जब 2019 में पुलवामा हुआ है, जो एक्टिव थे, बहुत ज्यादा रेगुलर जुड़े थे, सबके सवाल उसके जवाब आए, सर आप सारे काम छोड़ के एक ज्योतिषी की दुकान खोल लो। आपने इतने मतलब 3 साल पहले ये भविष्यवाणी की। मैंने कहा देखिए कोई ज्योतिषी मैं नहीं हूँ, लेकिन देखिए वो कई बार कहते हैं ना कि भूत के पांव पलने में पहचान लिए जाते हैं। तो इस इंसान का हमें पहले से मालूम था इसके पास कुछ नहीं है। एक हमारे एयर कमोडोर हैं रिटायर्ड, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। 2013 में जब ये पीएम कैंडिडेट चुने गए थे तो वो लगातार लिखते थे बहुत अच्छा इंसान है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, ये देश को बदलेगा। मैं उसको बोला भाई ये खाली हाथ है, कुछ नहीं है इसके पास यार। क्योंकि जब कोई नाजायज आदमी की, गलत आदमी की तारीफ करता हूँ तो मेरे सीने में बड़ा दर्द होता है, मुझे नहीं मालूम क्या बात है। हाँ, अच्छे आदमी की करो, हम दिन रात उसके लिए प्रशंसा करेंगे। खैर आखिर में उसने एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेल लिखी 19 आदमी को और उसकी कॉपी भेजी, जो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने बहुत ही ज्यादा टफ लैंग्वेज में जवाब दिया। 6 महीने तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 6 महीने के बाद बोलता है मलिक साहब मैं चाहता तो उसी भाषा में आपको जवाब दे सकता था। मैंने कहा मैं इंतजार कर रहा था लेकिन तुमने दिया नहीं है। जब 5 साल पूरा हुआ तो हाथ जोड़ के उसने माफी मांगी। उसने कहा आप सही थे, मैं गलत था। खैर चलिए जो भी है, अब इस लड़ाई में हम अपनी तरफ से, हालांकि शिव और सोनिका का जो है ये भ्रष्टाचार का सारा सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है। देश का भ्रष्टाचार अगर खत्म हो जाएगा तो मैं समझता हूँ सारे रास्ते ठीक हो जाएंगे। और आज यानी आपने देखा होगा सैनिकों को, कभी राजनीति में सैनिक नॉर्मली नहीं आते हैं, हमें क्यों आना पड़ा? एक तो आप वैसे देख लीजिए देश में जब भी कहीं मुसीबत आती है, कहीं अकाल पड़ गया, दंगे फसाद हो गए, प्रशासन फेल हो गया, तो वहां सेना को बुलाया जाता है। आखिरी हथियार सेना का होता है और सेना बखूबी हर चीज का निपटारा करती है सही तरीके से। आई थिंक इसके लिए आप कोई भी डिनाई नहीं करेंगे। तो हमने अभी सोचा जब वन रैंक वन पेंशन मुहिम चल रही थी जंतर मंतर पर, और मैं तो इनका देखिए मैं ना कोई नाम लेकर कभी इनका विरोध करता हूँ, ना ही मैं कोई गाली विरोध करता हूँ। आज प्रधानमंत्री महोदय जो देश के बैठे हैं, मतलब मैंने तो भारत की छोड़िए दुनिया में इतना झूठा आदमी मैंने नहीं देखा था कभी। जो शाम को कुछ बोलेगा, सुबह होते होते वो बदल जाएगा, दोपहर तक फिर कुछ और हो जाएगा। बहुत ही शर्म आती है मुझे। मैं इनसे पर्सनली मिला हूँ,
जब दिल्ली के मुख्यमंत्री, मैं दिल्ली से हूँ एक्चुअली, मैं मिसेज और मेरी, हम दोनों दिल्ली में हैं। तो ये साहब सिंह वर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री थे और ये आए हुए थे जब ये सीएम थे यहाँ के। साहब सिंह वर्मा जी के हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। वो बोले मलिक साहब चलो, नाम देना पड़ेगा मुझे कि मोदी जी आए हैं, उनसे मिल के आते हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। तो मैंने कहा मैं क्या करूँगा यार, आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन। अरे बोला चलो ना चलो, हम गए बैठे 40-45 मिनट उनके साथ बातचीत हुई। इसके बाद मुझे इनकी एक जगह जरूरत पड़ी 2009 में। हमारे यहाँ दुख की बात है, रतन टाटा के पास हमारे 23 करोड़ रुपए पेंडिंग है पिछले 26 साल से। 26 साल से शिव को भी पता इन बातों का। तो हमने काफी कोशिश की, भागदौड़ की। 2002 में रतन टाटा से हमारी खुद मीटिंग हुई थी दिसंबर में, और वो बहुत नाराज हुए थे कि वो कंपनी जो कि मतलब जरूरतमंदों को दान देते रहते हैं। मैंने उनको मेल भी लिखा, टाटा साहब आप बहुत नेक इंसान हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं, लेकिन दान तब शोभा देता है जब आपकी लाइबिलिटी कोई बकाया है और आप दान कर रहे हैं तो वो शोभा नहीं देता है। खैर चलिए, तो यहाँ के प्रधान जो मुख्यमंत्री महोदय थे उस वक्त, ये इन्होंने उनको गले लगा तो वहाँ जमीन दी थी। तो मैंने ऐसे ही सोचा यार इनसे एक बार पहले मिले भी हैं तो इनसे जिक्र करूँ, मेरी पेमेंट अगर मिल जाए तो मैंने इनके ऑफिस में फोन किया। मिस्टर संजय भावसर जो इनके ओएसडी होते थे, उन्होंने कॉल दी। मैंने उनके कहा भाई एक फौजी आदमी की थोड़ी सी यार ऐसे मदद कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। हमने आपकी सरहदों के ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा हमने सरहदों पर खड़े होकर आपकी सेवा की है, आपकी रक्षा की है। उसने कहा सर आप डिटेल भेज दीजिए। मैंने डिटेल भेजा, 2-3 बार फोन किए, कोई एक्शन नहीं है। फिर करीब मेरे ख्याल से 8-9 महीने निकल गए। मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा यार विश दे दो, किसी को विश्वास मत दो। खैर इस टाइप से बातें चलते चलते मुझे मालूम था ये कुछ करेगा नहीं। उनके घर पे फोन किया मैंने, जहाँ ये रहते थे। वहां जिसने फोन उठाया तुरंत उसने कहा सर अभी तो कहीं निकल गए हैं, आप कल इसी टाइम कर लीजिए, मैं बात करूंगा। अगले दिन किया तो मेरी मोदी साहब से बात हुई है, लेकिन उन्होंने बस वैसे ही, क्योंकि नाम उन्होंने बता रखा तो उनको याद तो नहीं होगा। हाँ मलिक साहब नमस्ते, खुद नमस्ते का। मैंने कहा तो डायरेक्ट उन्हीं का फोन आया, मैं तो सोचा पहले कोई और इसका ऑपरेटर बात करेगा। तो मैंने उनको कहा ऐसे बात है, आप रतन टाटा से मिले हो, मैं सलाह दूंगा एक बार और मिल लो। तो बाद में मैंने सोचा शायद भाई साहब कहते हैं इसलिए वो नाराज हुए होंगे, क्योंकि सर कई लोगों को अच्छा लगता है, हालांकि भाई जैसा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन सर ज्यादा पर। खैर वो 2 साल और गुजर गए। 2012 में मैंने फिर फोन किया और अब की बार मैंने सर बोला इनको। फिर इन्होंने ये कहा है ओहो मलिक साहब मिले नहीं, मैं कल नहीं मिले वैसे। अच्छा जब टाटा साहब मेरे पास आएंगे तो मैं आपकी बात जरूर बात करूंगा। तो ये तो कहने की बहाने बनाने की बातें हैं। जब बात जिसको आपको कराना है तो आप 1 मिनट में फोन करिए। खैर 2013 में जब ये 13 सितंबर 2013 को पीएम कैंडिडेट चुने गए, 2 दिन बाद रेवाड़ी में इनकी रैली थी भूतपूर्व सैनिकों की। 7.5 लाख सैनिक थे। इतनी बड़ी रैली कभी कांग्रेस भी नहीं कर पाई। मैं और मेरी पत्नी दोनों उसमें हम हाजिर थे। सारा भाषण सुना, लंबा चौड़ा, वैसे तो बहुत लंबा, लेकिन 3 चीजें मेन थी उसमें। एक तो ऐसे इशारा करके उन्होंने बोला आज तक की सरकारों ने आपके वोट बैंक का मिसयूज किया है, मेरी सरकार आपका अगर बन जाती है तो आपकी 1 रैंक 1 पेंशन विदिन 100 डेज में ग्रांट करूंगा। दूसरा इन्होंने बोला था काला धन कोई लाना नहीं चाहता है, कुर्सी लेने के लिए वो काले धन की बात करते हैं और कुर्सी मिलते ही भूल जाते हैं। मेरी सरकार अगर आपने बना दी तो मैं 100 दिन में काला धन लाऊंगा और 15-20 लाख रुपए ऐसे ही सबके खाते में आ गए। काफी लोग 15 लाख बोलते हैं, 15 नहीं बोला इन्होंने, 15-20 बोला। आप सुन लेना इनका भाषण, हम तो साथ वहां सुनने में थे। 15-20 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे। उसका हाल आपने देख लिया। इनके खुद जो अब मैं और क्या कोई अभद्र शब्द मैंने कभी बोला नहीं है, वरना आज देश के गृह मंत्री पद पर कौन बैठे हैं वो डिसाइड करते हैं कि जेल में कौन जाएगा, और इससे पीछे का उसका मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा हूं। इसके बाद तीसरा जो था इनका कि पाकिस्तान वाले हमारे जवानों के सर कलम करके ले जा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्रियों के साथ बिरयानी खा रहे हैं। ये वर्ड है इनका। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं आपकी बहादुर सेना का सिपाही रहा हूँ, उसका हिस्सा रहा हूँ, मुझे मालूम है वहां पर आज क्या सिचुएशन है। आज वहां पहले से कहीं ज्यादा शहादत हो रही है। शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन किसी न किसी एयरफील्ड पर हमारी वहां के सैनिकों की डेड बॉडीज ना आ रही हो। कोई दिन आपको खाली नहीं मिलेगा। गलती से एक दिन खाली हुआ तो अगले दिन 18, 20, 25 भी एक दिन में शहादत होती है। तो कहने का मतलब ये हर फील्ड में फेल है। हमको मजबूरी में ये पार्टी बनानी पड़ी है। पहले एक्चुअली मेरी मिसेज एक एनजीओ चला रही है
और हमने सोचा था पार्टी को खत्म करने के लिए, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वकील साहब हमारे कई बैठे हैं, इनसे ज्यादा कौन जानेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टी का एक सिंगल वर्ड भी नहीं लिखा है, उसमें मतदाता है या उम्मीदवार है। तो हमने, और ये सब कहते हैं कि हम संविधान से देश चला रहे हैं, कहां संविधान से चला रहे हैं, जब पार्टी संविधान में है ही नहीं तो आप देश चला रहे हो, तो नाजायज चला रहे हो। तो हमने ये सोचा था, क्योंकि सबसे अब देखिए, मैं एक छोटा सा हो सकता है 2-3 मिनट लग जाए आपसे, मुझे लगता है आप झेल लेंगे शायद। आप देखिए, मैं किसी के घर में आऊँ आपके पास, किसी के भी बिल्कुल अनजाने में, और आपके बेटे से बात करूं कि बेटे आपके घर की बहुत तरक्की होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस कि आपके पापा जी हेड ऑफ द फैमिली की जिम्मेवारी सही तरह नहीं निभा रहे हैं, आप मुझे हेड ऑफ द फैमिली बना दीजिए। आप सच बताएं ईमानदारी से, क्या बना लेगा आपका बेटा? मुझे नहीं बनाएगा, मुझे कभी देखा ही नहीं, मैं चोर हूं क्या हूं। दूसरा, मैं उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता हूं, नहीं सॉरी, पहले उनके घर गया, फिर उनके गांव में जाता हूं, और वहां गांव वालों को भी यही बात कहता हूं कि आपके गांव के इधर एक सड़क है, उधर भी है, इधर भी है, आप तो बहुत तरक्की कर सकते थे, लेकिन तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा मुखिया गांव में, महाराष्ट्र में क्या मुखिया बोलते हैं या प्रधान बोलते हैं, सरपंच जो भी है, वो आपके यहाँ अच्छा नहीं है, आप मुझे गांव का सरपंच बना लीजिए। क्या वो बनाएंगे मुझे? कभी नहीं बनाएंगे। उनके लिए शर्म की बात होगी कि इतने बड़े गांव में एक आदमी मुखिया बनने के काबिल नहीं है, बाहर से एक आदमी को आना पड़ेगा, तो नहीं बनाएंगे। यानी मैं आपके परिवार में आया, रिजेक्ट हो गया, आपके गांव में आया, रिजेक्ट हो गया, और अनफॉर्चुनेट तीसरी सिचुएशन है कि मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आऊंगा, नॉमिनेशन फाइल करूंगा, और मैं एमएलए या एमपी बन जाऊंगा। उस आपका परिवार जिसने मुझे मुखिया नहीं बनाया घर का, वो भी वोट करेंगे, और जो गांव जिसने मुझे गांव का सरपंच नहीं बनाया, वो भी मेरी वोट करेंगे। दिस इज अनफॉर्चुनेट, ये हमें बंद करना होगा, और इसी को बंद करने के लिए ये संगठन हमने बनाया था। एक हमने मॉडल भी तैयार किया था, 60 गांव की एक कंस्टिट्यूएंसी थी, पूरे 60 गांव में हम आप कुछ बोलेंगे? इनका मैंने बोल दिया।